मोहतरम हसन निसार साहब के नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। कायरोप्रैक्टर जावेद मिर्ज़ा हाजिर है आपके सवालात के जवाब देने के लिए। जो हमारी सेहत है, जो हमारी ज़िंदगी है, ये अल्लाह ताला की अता करदा नेमतों में से एक है और इसकी हिफाजत की जिम्मेदारी हमें अल्लाह ताला ने अता की है। अता इस तरह की है कि आप अगर इसका ख्याल नहीं रखेंगे और ये सोचेंगे कि एक अल्लाह ताला ने ज़िंदगी मुतय्यन कर रखी है हमारी, उस तक तो हमने पहुँचना ही पहुँचना है, तो ऐसे नहीं। हज़रत अली करमुल्लाह वजह से पूछा गया कि इंसान किस हद तक आज़ाद है, तो उन्होंने कहा एक टांग उठाओ, फिर कहा दूसरी टांग उठाओ। तो इंसान एक हद तक आज़ाद है और उसके बाद कुछ अल्लाह ताला पे कुछ चीज़ें मुनहसर है। बेशक आई एग्री कि अल्लाह ताला ने हर एक इंसान की ज़िंदगी मुतय्यन की है, लेकिन उसमें दो चीज़ें कंसीडर करने की है। क्या हमने उस डेडलाइन की तरफ रेंगते हुए बढ़ना है, बीमारियों के साथ बढ़ना है, घिसटते हुए बढ़ना है, या सीना फुला के अच्छी सेहत के साथ बढ़ना है? फिर मेरा दूसरा उसमें पॉइंट ये है कि उन मुल्कों में जहाँ अच्छी सेहत और अच्छी न्यूट्रिशन और अच्छी पॉल्यूशन फ्री एनवायरनमेंट्स है और जहाँ एक्सरसाइज लोग करने के आती हैं, जहाँ अच्छी नींद लेने के आती हैं, जहाँ टेंशन फ्री लोग, मतलब लेट से 5 दिन वो दिन में काम करते हैं और 2 दिन खूब एंजॉय करते हैं, और हम हर वक्त इस फिक्र में रहते हैं कि अगर हमारा मिल गया है तो हमारी आइंदा आने वाली औलाद, उनकी औलाद की फिक्र हमें सताई जा रही है। तो वहाँ अगर आप लाइफ एक्सपेक्टेंसी चार्ट देखें तो वहाँ लेट से जापान वगैरह में 87 तक एवरेज लाइफ एक्सपेक्टेंसी है, और अगर हम अपने मुल्क की तरफ नज़र डालें तो 67 ईयर्स, और अगर आप अफ्रीकी ममालिक कुछ में चले जाएं तो वहाँ सिर्फ 44 से लेके 50 ईयर्स तक, यूके में 79 तक, एंड सो ऑन। तो क्या ये अल्लाह ताला ने ये डिफरेंस जो है अल्लाह ताला ने पैदा किया? नहीं, ये अल्लाह ताला ने पैदा नहीं किया डिफरेंस। अल्लाह ताला ने तो आपको अक्ल शऊर दी कि आप अपनी सेहत के साथ बेहतर अंदाज में निपटें, बेहतर सेहत को रखें। और अगर आप अपनी तकलीफ को इग्नोर करते रहते हैं, डॉक्टर के पास हम आदतन उस वक्त जाते हैं जब पानी सर से गुजर रहा होता है, और कुछ सूरतों में तो इस हद तक नुकसान पहुंच चुका होता है जैसे कैंसर और हार्ट के मर्ज में, कि उसके बाद इलाज अगर हो भी जाए, कामयाब भी इलाज हो, तो इतना डैमेज हो जाता है जो आपसे सफ़र करना पड़ेगा। तो मेरी इस सिर्फ गुजारिश सिर्फ इतनी सी है कि इब्तिदा में जब आपको तकलीफ महसूस हो तो फ़ौरन डॉक्टर के पास जाएं, प्रॉपर डायग्नोज कराएं, अपने टेस्ट कराएं, ब्लड टेस्ट कराएं, मेडिकल चेकअप कराएं, और उसके बाद फिर फौर डॉक्टर का रुख करें और उसको रफ़ा करें। फिर ज़रूर कामकाज कीजिए। कामकाज करने के लिए हम इस दुनिया में हैं, लेकिन अपनी सेहत होगी तो फिर ही कामकाज कर सकेंगे ना। इस मुख्तसर इब्तदाइये के साथ मैं अब पहले सवाल की तरफ आता हूँ। कराची से आमना शेख, जो अपनी एज 24 लिखती हैं, कहती हैं कि मेरी बॉडी में बहुत वीकनेस है, हाथ भी अक्सर सुन्न हो जाते हैं, प्लीज एडवाइस। हमना आज विद एज 24, ये एक्चुअली आपकी वीकनेस की एज तो नहीं है। 20-30 में तो वो कहते हैं कि पूरा स्ट्रांग होता है आदमी, शेरनी की तरफ आपको निकलना चाहिए बाहर। लेकिन आपके अगर वीकनेस है, जो आप कह रही हैं कि पूरी जिस्म में वीकनेस है, तो उसकी कुछ वजूहात भी होंगी ना। किस चीज़ का डायग्नोज हुआ आपको? क्या आपके न्यूट्रिशन में कमी है, जो आप खुराक लेती हैं उसमें कमी है? क्या डाइटिंग कर रही हैं आप? क्या इनफ न्यूट्रिशन नहीं लेती? या आपके हार्मोन्स कोई ख़राब हैं? या आपकी ब्लड सर्कुलेशन में कहीं फ़र्क आ गया? लेट से अगर ब्लड सर्कुलेशन भी ना हो प्रॉपर पूरे जिस्म में, तो ब्लड के रास्ते ही सब कुछ जाता है ना। आपकी प्रोटीन्स भी ब्लड के रास्ते जाती हैं, आपकी गर्माइश भी ब्लड के रास्ते जाती है, और ये सारी चीज़ें जब नहीं जा पाएंगी तो वीकनेस तो आएंगी, मसल्स तो वीक होंगे। तो आप प्लीज़, आपने पूरा सवाल अपना नहीं लिखा। अपनी जो डायग्नोसिस अभी तक हुई, ये एकदम तो वीकनेस 24 साल की उम्र में नहीं आ जाती, ये तो आपकी खाने भागने दौड़ने की उम्र है। तो उसमें प्रॉपर डायग्नोसिस दीजिए मुझे कि क्या आया, और अगर किसी चीज़ की वजाहत आप कर सकती हैं कि आपके मर्ज़ की बुनियाद क्या है, क्या वजह इसकी डॉक्टरों ने बताई, तो ज़रूर बताइए। मैं इंशाल्लाह इस सवाल का जवाब तफसीलन आपको देना चाहूँगा। अगर आप मीडिया में ना आके देना चाहें, नेट पे ना आके देना चाहें, तो जस्ट व्हाट्सएप ऑन
माई नंबर, मैं इंशाल्लाह उसमें भी आपको जवाब दूंगा। दूसरा सवाल फैसलाबाद से सदफ मकसूद, एज 31 ईयर्स, कहती हैं कि मेरे बैक में L4-5 और L5S1 में प्रॉब्लम है 5 साल से, और लेफ्ट लेग वाइब्रेट करती है। वाइब्रेट क्या कांपती है जब आप उससे मूवमेंट करती हैं? वाइब्रेट करती हैं जब आपको उसमें स्ट्रेंथ महसूस नहीं होती जब आप चलती है? तो ये L4-5 तो शटिका का बेसिकली मर्ज है। L5S1 जो कि ये शटिका का मुखफ़फ़ है। 5 नर्व्स निकलती हैं लंबर के एरिया से, L1 से लेके L5 तक ये, और इसमें जो L5 से निकलती है वो L5S1 है। तो शटिका प्रॉब्लम है, वो नर्व कंप्रेस है, वो नर्व दब गई है, जिससे आपकी जो रिक्वायरमेंट है ब्लड की, एडजॉइनिंग ब्लड वेसल के प्रेस होने से आपके रिफ्लेक्सेस जो दिमाग कंट्रोल कर रहा है वो भी पूरी तरह कंट्रोल नहीं हो रही, और जब वो कांपने लगती है दैट इज़ ए क्लियर इंडिकेशन कि आप जब वाइब्रेशन लिख रही हैं तो दैट मीन्स कि एडजॉइनिंग ब्लड वेसल्स भी प्रेस हैं और उसकी रिफ्लेक्सेस भी पूरी काम नहीं कर रही। जस्ट गो टू सम कायरोप्रैक्टर, इट मे बी अ डेज जॉब, जस्ट 1 सेशन में हो सकता है इसका ट्रीटमेंट हो जाए अगर इब्तदाई स्टेजेस में है। और अगर आप कायरोप्रैक्टर नहीं ढूंढ सकती तो आप चूँकि फैसलाबाद से हैं तो इट इज़ हार्डली अ डिस्टेंस फ्रॉम लाहौर, प्लीज़ कम टू लाहौर, इंशाल्लाह हम उसको करेंगे, ठीक करेंगे, और इंशाल्लाह पहले दिन से आपको अफाका मिल जाएगा। सरफराज शाह जिनकी एज 37, उन्होंने लिखी है कि मुझे टेनाइटिस प्रॉब्लम है, इसका इलाज हो सकता है? क्या आप इसका इलाज करते हैं? यस श्योर। टेनाइटिस उन नाजरीन के लिए जो इससे वाकिफ नहीं है, एक या दोनों कानों में शोर आने लगता है। ये बाहर से शोर नहीं आता, इंटरनल शोर आने लगता है, रिंगिंग होने लगती है, सीसी होने लगती है, उसमें आवाज़ें आने लगती हैं, हल्की सी शोर आता है। और ये प्रॉब्लम अक्सर जो पर्दे हैं कानों के उनमें प्रॉब्लम की वजह से होता है। और इसकी जो इब्तदा है वो C1 C2 से, ये देखिए चार्ट की तरफ, ये कानों में नर्व्स कहाँ से जा रही हैं, ये इस तरफ देखिए रोशनी की तरफ, ये कानों में नर्व्स कहाँ से जा रही हैं, ये C1 C2 के, और जहाँ से ये आंख और कान का मर्ज शुरू हो जाता है, ये आंख और कान का मर्ज जैसे आके आप देख रहे हैं। हमारे जितनी ऑर्गन्स है बॉडी में, वो सरफराज साहब सबका इनपुट ब्लड है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड, और आउटपुट इनकी डिफरेंट है। लेट्स से आंखों का काम देखना है, कानों का काम सुनना है, तो इन जब सबको इनपुट कम मिलेगी तो उनकी आउटपुट भी तो सफ़र करेगी ना। जब आउटपुट सफ़र करेगी तो कानों के पर्दे डैमेज होना शुरू हो जाएंगे। इसका प्रॉब्लम, इसका इलाज आसानी से हो जाएगा। मैं इसमें यह भी कहता चलूँ कि आमतौर पे ये ओल्ड एज की बीमारी है। आपने अपनी उम्र 37 लिखी है, शायद कुछ वजूहात की बिना पे आपके स्पाइनल कॉर्ड में वीकनेस आ चुकी हो। बहरहाल ये ओल्ड एज की बीमारी है जिसमें अक्सर औकात 15 से 20% ओल्ड एज के लोग तो वैसे ही मुतासर हो जाते हैं। लेकिन अगर आपकी एज इस 37 में आया है तो आपके जिस्म के अज़ा यानी स्ट्रक्चर के अज़ा में कैल्शियम, विटामिन डी वगैरह में किसी चीज़ में कमज़ोरी आई होगी, उनका टेस्ट भी ज़रूर कराइएगा, और देन कम टू सम कायरोप्रैक्टर, वो इंशाल्लाह फिलफौर दूर हो जाएगा। आज़म साहब कहते हैं मेरी एज 51 है और मुझे सर्वाइकल मसल स्पैज़म है, इज़ इट ट्रीटेबल? श्योर। मसल स्पैज़म उसी सूरत में आएगा ना इफ़ देयर इज़ ए डिस्क बल्ज, डिस्क स्लिप और इन सर्वाइकल एरिया, दैट इज़ सर्वाइकल के साथ मोहरे हैं, आपकी गर्दन का एरिया जहाँ से ये दिमाग से निकलते हैं मोहरे, और ये जहाँ उभरा हुआ तो 2 भार सा महसूस होता है मोहरों का, यहाँ तक ख़त्म हो जाते हैं, 7 मोहरे हैं। मसल स्पैज़म तभी आएगा यहाँ से कोई नर्व प्रेस होगी आपकी, थीकल सैक कंप्रेस होगा, और जिससे ये स्पैज़म पैदा हो गया। इंशाल्लाह इट इज़ ट्रीटेबल विदाउट मेडिसिन एंड विदाउट सर्जरी। प्लीज़ आइए, ये इंशाल्लाह फिलफौर आपको अफाका मिल जाएगा। कराची से मुनीज़ा खान जो अपनी एज 26 लिखती हैं, सर क्या इस इलाज का फ़ायदा मस्कुलर डिस्ट्रॉफी में है? हो सकता है, मुझे लगता है कि इस बीमारी में मसल वीकनेस की वजह से चलना फिरना मुश्किल हो जाता है। यस ऑफ कोर्स, MS जब प्रॉब्लम होता है मस्कुलर डिस्ट्रॉफी, तो उसमें कुछ मसल्स डैमेज हो जाते हैं, और इस हद तक डैमेज हो जाते हैं कि आप जब चलते हैं तो लड़खड़ाते हैं, आपकी टांगों में भी इतनी ताकत नहीं होती। जब आपकी टांगों में ताकत नहीं होती तो आपका चलना फिरना दुश्वार हो जाता है। आपने ठीक लिखा है कि चलना मुश्किल हो जाता है। MS का इलाज है मैडम, गो टू सम कायरोप्रैक्टर इन कराची, देयर मस्ट बी।
there are few chiropractors. I don't want to name anybody, but there are few chiropractors. You can go to any one of them. Inshallah afaka आपको मिल जाएगा. Or if nothing else, at least you can come to Lahore whenever it is convenient to you. लेकिन आपको उधर नजदीक पड़ेगा. महविश फरीद एज 28 के कुछ 3 दिनों से मेरा एक तरफ का जाह में दर्द हो रहा है. कुछ भी चबाने से ये बढ़ जाता है. प्लीज एडवाइस. महविश, इसमें दांतों का भी कोई प्रॉब्लम हो सकता है और जाह में स्ट्रेस जो है ये भी आ जाती है अगर आपका C1 C2 में प्रॉब्लम हो. आपका चेहरा क्या बाकी जगह से भी खिंचाव का शिकार है? क्या आपका ये टेम्पल एरिया भी दर्द करता है? क्या आपको आधे सर की दर्द भी आती है? अगर ये भी साथ आती हैं तो फिर आपके सर्वाइकल के पहले दूसरे मोहरे में प्रॉब्लम है. वहाँ से एडजस्ट कराइए कायरोप्रैक्टर से. ये पहले सेशन से आपके जाह में तकलीफ जाती रहेगी. और अगर आप जाह में नहीं किसी स्पेसिफिक दांत में तकलीफ महसूस कर रही हैं तो देन गो टू सम डेंटिस्ट प्लीज. लेकिन अगर पूरे जाह में तकलीफ आ रही है तो मोस्ट प्रोबेबली इट इज फ्रॉम सर्वाइकल फर्स्ट एंड सेकंड वर्टेब्रास. गो टू सम कायरोप्रैक्टर प्लीज. कोयटा से उमर खान जो एज अपनी 35 लिखते हैं कि मुझे माइग्रेन बहुत रहता है. चलता हूं तो चक्कर भी आते हैं. अक्सर इसका क्या हल है? देखें, ये भी जो प्रॉब्लम है माइग्रेन का और चक्कर आने का, वर्टिगो का, ये पहले दूसरे वर्टेब्रा से आते हैं सर्वाइकल के. ये देखिए ऊपर जरा चार्ट की तरफ, ये सारे आपके कानों के, सर का, जाह का, आंखों का एरिया, कान का एरिया. और ये अल्फाज में देखना चाहिए तो आंखों कान का एरिया, ये चक्कर आना, ये माइग्रेन क्या पढ़ सकते हैं, और ये वर्टिगो, ये सारे आपके अफेक्ट है जो सर्वाइकल के पहले दूसरे मोहरे से आते हैं. इट इज़ वेरी मच ट्रीटेबल. चक्कर भी आपके पहले सेशन से इंशाल्लाह कम होने शुरू हो जाएंगे या बंद हो जाएंगे. और आपको जो माइग्रेन का दर्द है उसमें भी डेफिनेटली अफाका मिलेगा. तो इसके ट्रीटमेंट के लिए प्लीज, आई डोंट थिंक सो कि देयर इज एनी कायरोप्रैक्टर इन कोयटा एरिया, बट यू कैन कम टू लाहौर और अदरवाइज गो टू कराची, जो आपको कन्वीनियंट हो, जहां से आप इलाज करवाना चाहें. गो टू सम कायरोप्रैक्टर. इंशाल्लाह आपको फौरी तौर पे अफाका मिलेगा. इसका हल ये नहीं होता कि आप माइग्रेन की, दर्दों की पेन किलर्स लेते रहें. पेन किलर्स आर जस्ट टेम्परेरी रिलीफ. वो एक्चुअली आपके मर्ज बढ़ने की भी एक वजह है कि जब आप दर्द महसूस नहीं करती तो चंद दिन का अफाका महसूस करते हुए उसको इग्नोर करने लगती हैं. तो इसका सर्वाइकल के पहले दूसरे मोहरे में कंप्रेशन होगी डेफिनेटली आपके. तो इनका इलाज कीजिए, माइग्रेन भी दूर हो जाएगी और आपको चक्कर आने भी बंद हो जाएंगे. नाजरीन, ये तो उन बेशुमार सवालात में से चंद एक सवालात थे जो मैंने आपको जवाबात दिए. मैं जाने से पहले गुजारिश ये करना चाहता हूँ, एक सवाल आपके लिए छोड़ना चाहता हूँ. रमज़ान की आमद के दिन है. हम सब लोग मुसलमान हैं. मुसलमान बिलीव करते हैं, हमारा मज़हब इस्लाम है. हम अल्लाह ने जो हमें हदायत दी हैं उसमें सब पे कलमा गो हैं, पढ़ते हैं. लेकिन एक चीज़ का ज़रा मुझे आप ज़रा सोच के जवाब दीजिए, अपने आप को दे दीजिए या मुझे जवाब दे दीजिए कि क्या हम सिर्फ नाम के मुसलमान रहना चाहते हैं या अमल से भी साबित करना चाहते हैं. रमज़ान करीब आते ही आजकल रोज़ शोर मचा हुआ है कि चीनी महंगी होगी, बाकी चीज़ें भी महंगी हो जाएंगी. ऐसा तो नहीं होना चाहिए. हमें तो स्वाब की खातिर चीज़ें सस्ती कर देनी चाहिए. क्या हम अमल के मुसलमान बनना चाहते हैं या बस नाम के मुसलमान बनना चाहते हैं? अगर सिर्फ नाम के मुसलमान बनना चाहते हैं तो वो अल्लाह ताला की हदायत पे अमल नहीं हम कर रहे, फिर हम प्रॉपर मुसलमान नहीं है. नाम से सिर्फ कलमा पढ़ लेना और दिल से यकीन ना करना, ये कोई इस्लाम नहीं है. पक्का मुसलमान वो है जो बाअमल मुसलमान है. और अल्लाह ताला ने हमेशा हमें यही सिखाया है, यही सबक हमारे रसूल पाक ने दिया है कि नाप भी पूरा रखो, मिलावट मत करो, झूठ मत बोलो, सौदा करो तो बता के करो कि इसमें ये चीज़ है, और अच्छे तरीके से करो. तो मेरी आपसे गुजारिश ये होगी कि रमज़ान आने से पहले पहले हम बाअमल मुसलमान बने. और हम अल्लाह ताला से ये भी दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला हम सबको बेहतर ज़िंदगी, बेहतर सेहत और बेहतर इन चीज़ों की
اسلام کی پہ چلنے کی ہمت دے، دولت دے اور عمل کرنے کی توفیق دے۔ اللہ حافظ، اگلے پروگرام تک۔